अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हैपनिंग है, लेकिन इत्तेफाक से हम ये कह सकते हैं कि आज कम से कम कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, तो कम से कम मेरे ख्याल 5 या 6 दिन बाद ऐसा हुआ है कि कोई मज़ेदार किस्म की न्यूज़ आज नहीं निकली। लेकिन जो न्यूज़ निकली है या जो न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, इन पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है तमाम मामलात पर, बड़ा एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है, पूरी अपनी उम्र लगा दी इस काम पर। तो उनसे मैं ज़रूर जानूंगा कि ये जो पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, क्या ये दुनिया भर में कहीं होता है? हमारे यहाँ मैनेजमेंट चेंज हो तब भी प्रॉब्लम है, अगर ना होती तो तब भी लोग शोर मचा रहे थे। तो लगता है कि कम से कम क्रिकेट के मामले में तो हम किसी हाल में खुश नहीं रहने वाले। लेकिन बहरहाल इस पर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं हमेशा की तरह प्रोग्राम में रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी, और जैसा मैंने कहा कि कम से कम चलें आज तो कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 दिन से मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे याद है कि जुम्मे को सिलसिला शुरू हुआ था, और अब तो खैर अब दूसरा जुम्मा भी आने वाला है। कमर अहमद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान के और सियासत में भी, तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से छुटकारा तो हासिल नहीं होगा। स्पोर्ट्स में भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है चंद दिनों में। कमर भाई, लगता है कि कुछ इनके पास राज है जो ये अच्छा करने वाले हैं। लेकिन कमर भाई, ऑन सीरियस नोट, अगर आप पिछले एक हफ्ते का जायजा लें, और स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि जो सी हैपनिंग हुई उसके बाद आप पहली मरतबा इस शो में आए हैं, तो ये कोचेस की तब्दीली जस्ट 40 डेज बिफोर द वर्ल्ड कप, आपका वर्ल्ड T20 का स्क्वाड जिसमें सरफराज अहमद, शर्जील, फ़खर, उस्मान कादिर जो रेगुलर मेंबर्स थे, दे वर ड्रॉप, एंड आसिफ अली, खुशदिल शाह एंड मेनी अदर्स ब्रॉट इन, इवन आजम खान। सो इट सरप्राइज यू एज वेल कि ये सब जो हैपनिंग्स हुई है, क्योंकि इवन बाय पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंडर्ड, आई थिंक इट्स हैपनिंग टू मच राइट नाउ। मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई तजुब की बात नहीं है, ना कोई सरप्राइज़ है, इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा इसी तरह होता रहा है, और इसी सिस्टम को लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है और करते रहे हैं। अब अल्लाह करे कि एक नए चेयरमैन आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सैनिटी आ जाए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा तशवीशनाक है, मैं समझता हूँ। अब इसमें सर बड़ी जो है ना, वो लोगों को कन्फ्यूजन है, मुझे भी है, शायद आपको भी होगी, क्योंकि कोई चीज़ अभी हम ऑफिशियल तस्वुर कर नहीं सकते। जमीर राजा ज़रूर मिले हैं स्क्वाड से, और देखिए मैं समझता हूँ अगर वो समझते हैं कि वो वर्ल्ड कप में किसी और अप्रोच से जाना चाहते हैं, तो शायद उनका हक है, क्योंकि वो अब चेयरमैन आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। बट हाउ यू रेट द चेंजेस जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप? दोनों कोचेस, वकार यूनुस और ऑब्वियसली हेड कोच मिसबाहुल हक, इनका 40 डेज पहले ये कहना, प्रेस रिलीज आपने भी पढ़ ली, कि जी हम रेस्ट करना चाहते हैं। मिसबा ने कहा, वकार तो खैर उनको फॉलो करके चले गए। ये कौन सा रेस्ट है जो 40 डेज पहले होता है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20? क्या इस पर आप यकीन करने के लिए तैयार हैं उस PCB की प्रेस रिलीज में जो सब कुछ लिखा हुआ है? देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर आप दुनिया के क्रिकेट पर नज़र डालें, तो जो हेड होता है क्रिकेट बोर्ड का, उसका अमल दखल इन सब चीज़ों में बहुत ही कम होता है। टीम की सिलेक्शन में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता, डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो होता है कप्तान को अपॉइंट करने में सिर्फ सिलेक्टर्स के हाथ में होता है। लेकिन वो होते हैं सिलेक्टर्स, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है, या जनूबी अफ्रीका की, और वहाँ पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड का नहीं होता। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में ये हमेशा से होता रहा है। सिलेक्टर तो बराए नाम होते हैं मेरी नज़र में, जो मेरा तजुर्बा है, और वो सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए होते हैं और साइन करने के लिए। ठीक है, मुझे असली भी तजुर्बा है कि मुझे भी एक दफ़े सिलेक्टर बना दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ज़का अशरफ के ज़माने में। ठीक है, उन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए जिनको उन्होंने अवार्ड देना था एक तकरीब में। ठीक है, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब लाहौर पहुंचा इकबाल कासिम के साथ, कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या यही होता है। आप समझ जाएं जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब आपने बात छेड़ी तो कंप्लीट कीजिए कि एग्जैक्टली हुआ। देखिए, उसमें जो लोग थे वो उसमें इंतखाब आलम, मेरे पास क्रिकेट बोर्ड का लेटर आया, फ़ोन आया कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। ठीक है, तो जब मैं कमेटी रूम में बैठा, तो उन लोगों ने कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स निकाल के सामने रख ली थी। अली ज़िया और ये इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, मैं और साहब कोई और थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो बस जो भी जो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन के इंतखाब आलम, वो जिस पे टिक करते थे, हाँ हाँ ये अच्छा, सब हाँ 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 कर देते थे।
ओके। तो मुझे बड़ा तजुब हुआ कि किसी की प्रॉपर ओपिनियन भी होनी चाहिए। ये कंप्यूटराइज जो सिलेक्शन होता है लोगों के स्टैटिस्टिक्स देख करके ये करेक्ट नहीं होता है। ठीक। करेक्ट वो चीज़ होती है जिसमें आप देखें कि इंटरनेशनल सतह पे या किसी भी सतह पे कोई खिलाड़ी खेलने वाला है, उसकी एबिलिटी क्या है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। दैट इज़ हाउ द इंग्लिश सेलेक्टर्स वर्क। वो काउंटी क्रिकेट का फॉर्म तो देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी ये देखते हैं कि क्या इसमें मेंटली साइकोलॉजिकली ये इतना टफ इंसान है कि जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने ये फेस कर सके। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सेलेक्टर ठप्पा लगाने वाले होते हैं। आप समझते हैं जो ये भी सिलेक्शन कमेटी जो मोहम्मद वसीम ने जब वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस किया, जिस पे जितनी शदीद तनकीद हुई है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से भी हो रही है, क्या ये भी एक रबर स्टैम्प कमेटी की हैसियत से उन्होंने ये सब काम किया है? मैं समझता हूँ टोटली रबर स्टैम्प कमेटी है, लेकिन अगर आप नज़र डालें जो स्क्वाड है, मैं बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करता हूँ जब मैं किसी को तनकीद का निशाना बनाता हूँ। ये मेरा स्टाइल नहीं है। ठीक है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे लड़कों को टीम में सेलेक्ट कर लिया जाए जिनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से उनको किसी सूरत में टीम के करीब या ड्रेसिंग रूम के करीब भी नहीं आने चाहिए। आसिफ अली, ठीक, सुहैब मकसूद, टेस्टेड एंड ट्राइड फेलियर्स, और भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। सर वो कहते हैं जी ये मॉडर्न डे के क्रिकेटर्स हैं, मॉडर्न डे की अप्रोच है, छक्के बहुत मार सकते हैं, पावर हिटर्स हैं, इसलिए स्क्वाड के अंदर जिस दिन चल गए मैच जितवा देंगे। सर 3 छक्के मार दिए, 18 रन हुए, 2 रन और बनाए, 4 मिनट बाद आउट हो गए, तो ये छक्का किस काम का है? क्रिकेट या बैटिंग या बॉलिंग तो वो होती है कि कंसिस्टेंसी उसके अंदर हो। ठीक है, आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट सही गेम हो, अवेयरनेस हो आपको। हाँ, यू डोंट गो बाय एवरेज, यू गो बाय द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर। ठीक है। अच्छा सर, मैं आऊँगा पाकिस्तान टीम जो कि आज पता है अच्छी बात ये सारी सूरत हाल में कि चल न्यूजीलैंड की टीम 2 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान आने वाली है। दैट विल बी अ ह्यूज मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कराची में ही जहाँ से अभी हम सब गुजर के आ रहे हैं उसी जगह वो खतरनाक वाक़या हुआ, लेकिन चलें उसको नहीं दोहराते। बट 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। आई थिंक दिस इज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। फिर आगे फॉलोड बाय इंशाल्लाह फिर न्यूजीलैंड के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। लेकिन कमर भाई पहले मैं इस टॉपिक को ज़रा फिनिश कर लूँ, फिर हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे। जरूर। ये कैसे पॉसिबल है सर? आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका इतना एक्सपीरियंस है, ओवर 400 टेस्ट मैचेस, पूरी जिंदगी 450 टू बी प्रिसाइज माशाल्लाह एंड काउंटिंग। सर ये कैसे पॉसिबल है कि मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच ये कहें कि जी मुझे मैं जो अभी कोरोना की वजह से जब वेस्ट इंडीज़ में मौजूद था होटल के कमरे में अकेला, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, मैंने वहाँ बैठ के 24 महीने का जायजा लिया तो मुझे लगा कि मैं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ एंड आई नीड अ रेस्ट, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। ये आपको डाइजेस्ट होता है जुमला जो पीसीबी की प्रेस रिलीज में है, या आप समझते हैं कि आप कह दीजिए जी कि इस वक्त रमीज राजा चूँकि नए चेयरमैन आ रहे हैं, ही वांट टू बिल्ड अ न्यू सेटअप, सो वो चाहते हैं कि वो तब्दीली करे जो उनका हक है, आई थिंक ही शुड गो, बट ये चीज़ आपको डाइजेस्ट हुई पड़ के? देखिए मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के बयानात देने से और भी शकों शुबहात आप पैदा कर देते हैं अपने फैंस और सपोर्टर्स और ऑफिशियल्स के दिमाग में। मैं समझता हूँ कि बोथ मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस हैड एन काइंड ऑफ इंकलिंग कि ये शायद अब कोच या सिलेक्टर न रहे, या जो भी हैं जो जिस ओहदे पे थे ये लोग, जी जी, वो फायज़ न रहें। एक तो बुनियादी तौर पे बहुत ही गलत काम किया गया था मिसबाउल हक को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के, हालांकि इतने अच्छे कमल भाई मुझे सवाल करने दीजिए, क्या वो ज़्यादा बुरे अंदाज से आए थे या ज़्यादा बुरे अंदाज से वापस गए हैं? दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं समझता हूँ कि ऑल ऑफ ए सडन और ऐसे मौके पे जबकि एक वर्ल्ड कप होने वाला है, उस वक्त कोचेज़ वक़ार यूनुस या मिसबाउल हक एकदम से दोनों एक साथ मिलकर ये कह दें कि ये अब मैं समझता हूँ कि हम नहीं कैरी ऑन कर सकते हैं, जबकि उनके टर्म अभी बाकी थी। बिल्कुल, और अच्छे खासे पेमेंट भी इनको हो रही थी। तो सीधा मतलब है ना, कहा गया यू हैव टू स्टेप डाउन, ये दे मस्ट हैव बीन गिवन सिग्नल कि भाई ये जो है ये एम्बर लाइट जो है वो रेड होने वाली है। एब्सोल्युटली। अब रमीज राजा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, रिनाउंड जर्नल, मतलब ऑब्वियसली कमेंटेटर हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, उनको दुनिया भर में सुना जाता है, पढ़ा जाता है।
आप समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं कमर भाई जो उनको करने हैं? तो इमीडिएट तो करें वर्ल्ड T20 है, बट मेरे ख्याल में चाहे पाकिस्तान जीते या अल्लाह ना करे को ऊपर नीचे कहानी हो, दोनों सूरतें मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा को इसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा या क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट नोटिस जिस पे वो आए हैं। बट ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है रमीज राजा साहब से और उनके लिए सबसे बड़े मेजर चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए, सबसे जो समझने वाली बात वो ये है कि रमीज़ राजा एक तरह से लकी है। लकी यूँ है कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट की टीमें आने लगी, बिल्कुल ठीक, लोग क्रिकेट देखने लगे हैं, फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, फैन फॉलोइंग वैसे ही है और पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद होते रहेंगे। तो रमीज़ राजा अभी मुझे अफसोस यूँ होता है कि रमीज़ राजा ने अभी चार्ज नहीं लिया है, लेकिन उनको चारों तरफ से हर डायरेक्शन से तनकीद का लोग निशाना बना रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अनफेयर टू हिम कि जब वो चार्ज ले लें, उनके वर्किंग को देखें, उनकी मैनेजमेंट को देखें और वो देखें कि क्या क्या वो चेंजेस पाकिस्तान की क्रिकेट में लाना चाहते हैं, उसके बाद आप किसी को तनकीद का निशाना बनाएं। मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा को जिस तरह मैं जानता हूँ, जिस तरह से जानता हूँ, वो एक क्रिकेटिंग फैमिली के आदमी है। जी जी, एजुकेशन उनकी टॉप क्लास है। बिल्कुल, क्रिकेट वो 50 टेस्ट खेले हुए हैं। अब लोग कहेंगे जी उन्होंने एक ही सेंचुरी बनाई है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने का। हमेशा आप याद रखें, बिल्कुल ठीक है, कि वो क्रिकेट की एक पहचान है दुनिया के अंदर, बिल्कुल है। not only as a cricket player, former captain of Pakistan, but mostly as a man who everybody knows in the world of cricket. वो as a commentator excel करते रहे हैं, दुनिया के हर चैनल पर उन्होंने कमेंट्री की है, एजुकेटेड आदमी है और मैं समझता हूँ कि रैशनैलिटी उनकी सोच में काफ़ी है। आई होप के ही कम्स टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज who have appointed him. विदाउट एनी डाउट, जैसे आपने कहा वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है और फिर जैसा आपने कहा कि अपनी रिस्पेक्ट को अर्न किया है और जितने एक नाम बनाया, अपनी अलग पहचान बनाई है, बट ये रोल जो है बड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में मजीद कमर साहब से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के बाद बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान की टीम रावलपिंडी पहुंच चुकी है और कल से पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग का आगाज़ भी करेगी। न्यूजीलैंड की टीम को परसों पहुंचना है। आज शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान टीम की तैयारियों और शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तो न्यूजीलैंड के बहुत सारे खिलाड़ी भी यकीन तौर पर केन विलियमसन हो, ट्रेंट बोल्ट हो, फर्गूसन हो, इसके अलावा भी दीगर खिलाड़ी जो IPL में शिरकत की वजह से पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी जारी देखें, उन्होंने कहा जी न्यूजीलैंड की टीम अगर बी टीम आ रही है तो हमने तो कोचिंग स्टाफ जो है पूरा तब्दील कर दिया, लो जी हम भी बी टीम के साथ उसी लेवल पे आ गए। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सकलैम मुश्ताक, बिग नेम, मॉडर्न ग्रेट, ऑब्वियसली फिर अब्दुल रज़ाक, वेरी रिस्पेक्टेबल। तो आपके ख्याल में कमर भाई ये जो सारी सूरत हाल बनी है, कोचेस की तब्दीली, इतना तनकीद, पाकिस्तान टीम और सकलैम मुश्ताक के लिए कितनी अब एडेड जिम्मेदारी होगी कि वो दोबारा क्रिकेट पे फोकस करे? 17 तारीख से सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। देखिए, दोनों एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बिल्कुल, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। पहले भी ये टीमों के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, इंग्लैंड की टीम के साथ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, और रज़ाक काफ़ी तजुर्बेकार ऑलराउंडर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही कबल अज़ वक्त रिटायर हो गए या उनको टीम से अलग कर दिया गया, जो भी आप सोचना चाहें। काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही वैल्यूबल होगी पाकिस्तान टीम के लिए, और जाहिर है कि वो उनकी नेक नीयति यही होगी कि टीम को डेवलप ऐसा करें कि वो वर्ल्ड बीटिंग टीम बन सके। सर, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20, अभी तो आपको पता है, शायद आप मुझे भी आगाह कर सकते हैं
कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, क्या ये दोनों ही वर्ल्ड T20 में जाएंगे? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की प्रेस में तो वाज़ेह लिखा है कि जी वर्ल्ड T20 की मैनेजमेंट का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा, यानी कि अभी पता नहीं है कि किसने कोच होना है। रज़ाक और सकलैन मुश्ताक के लिए कितना चैलेंजिंग होगा सर ऐसी सूरत हाल में कि वो कहाँ, एक रज़ाक तैयारी कर रहे थे डोमेस्टिक सीजन की, सकलैन मुश्ताक काम कर रहे थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, एक कॉल आई होगी अचानक से भाई कि आप कोचेज हैं, अब आपको पाकिस्तान टीम संभालनी है। इट्स एब्सोल्यूट ऑनर, बट हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर सकलैन और रज़ाक टू जेल द बॉयज़, फिर पूरा स्क्वाड, फिर वर्ल्ड T20 सर पर है। ओवरऑल देखा जाए तो आइडियल सिचुएशन तो हरगिज़ नहीं है ये। देखिए, क्वाइट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस कि ये दोनों इस लेवल पे अब आके एज ए कोच काम करेंगे टीम के साथ। डोंट बी सरप्राइज कि बिफोर द वर्ल्ड कप ये स्क्वाड में चेंजेस भी हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि अपनी इनपुट जो है वो सकलैन मुश्ताक या रज़ाक लड़कों को देखकर ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में इधर पास ऑन करें चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड को या चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है, जो भी हैं, मोहम्मद वसीम। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक के लिए, और ये चैलेंज उन लोगों के लिए भी है जो टेक ओवर करेंगे न्यूली वट एवर पोजिशन इम्पोर्टेंट जो होगी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आप देखें पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जी, मेरी नज़र में उस जो डिपार्टमेंटल टीमें थी उससे बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। वो जब डिसमेंटल हो गई हैं तो अब आप देखते हैं कि रमीज़ राजा खुद अलाइड बैंक को मैनेज करते थे क्रिकेट टीम को, अगर आपको याद हो। बिल्कुल ठीक। तो अब इनका लाए अमल क्या होता है, क्या एक्शन ये लेते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए। आई होप के इसमें ये इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा, इसलिए कि काफ़ी पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल टीमों से भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं। गो के पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 से पहले कोचेस तब्दील कर दिया, तो फिर खिलाड़ी तो एक का तब्दील करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी बात होगी, लेकिन कमर साहब स्टिल पाकिस्तान इवन स्टैंडर्ड आज दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने टीम अनाउंस की, कल भारत ने की, अभी आखिरी पार्ट में उसका जिक्र भी करेंगे। बांग्लादेश अनाउंस डे स्क्वाड, इंग्लैंड अनाउंस डे स्क्वाड, साउथ अफ्रीका ने भी कुछ देर पहले अनाउंस किया, तो 24 घंटे में 4 और स्क्वाड अनाउंस हो गए। बट आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी टीम, और मैं आप पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस होने के बाद हम फिर से उसमें तब्दीली कर रहे हो, इट्स रिफ्लेक्ट अ गुड साइड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड? आई थिंक मैं समझता हूँ कि इट विल बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट अगर वो इनमें से किसी को समझ आ जाए कि ये स्क्वाड सही सेलेक्ट नहीं हुई है, गलती को सुधार लिया जाए। गलती को सुधारना कोई शर्म की बात नहीं होती। आप किसी भी गलती से अगर किसी से माफ़ी भी मांग लें तो आई थिंक इट इज़ शोज़ योर ग्रेटनेस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देखें ना, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ कोचेज़ वगैरह पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में आजकल तो देखें ना, प्रोविंशियल टीमों के इतने सारे कोचेज़ इधर उधर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में उन लड़कों की तजुर्बे की कमी नहीं है जो पाकिस्तान से हाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वनडे या टेस्ट खेले हुए हैं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कराची में ऐसे लोग हैं, जैसे एक शख्स जिसने 428 रन बनाए हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आफ्ताब बलोच। जी हाँ भाई, उसको बलोचियों से इन्वॉल्व करें, बलोच की क्रिकेट से इन्वॉल्व करें। बिल्कुल, कोयटा में अब तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट भी शुरू होने वो वाला है। आजकल की कोचिंग गफार ये नहीं है ठीक कि आप ये बताएं कि बॉल कैसे पकड़ते हैं, बल्ला कैसे पकड़ते हैं। आप खामियों को नोटिस करें, अगर आप तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं तो आप किसी की फ्लॉज को नोट करें, उसको आप थोड़ा सा गाइड कर दें। असल काम कोच, इंटरनेशनल कोचेस का ये होता है। बिल्कुल, और कोचेस का काम तो खैर ये होता है, लेकिन मैनेजमेंट का काम जो हमने आपसे डिस्कस किया कि बाहर कोचेस तब्दील बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोच रहना कब तक चाहिए, जो इसके ऊपर अभी काफ़ी डिबेट हो रही है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर वर्ल्ड T20 के हवाले से जो इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, चूंकि आज कोई शुक्र है ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, तो कंवर भाई हम भी जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ वाली रेस से ज़रा क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड सीरियस टॉपिक। पाकिस्तान नाउ प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 17 अक्टूबर से वनडे सीरीज शुरू होगी।
अब कप्तान बाबर आजम के लिए आप समझते हैं क्या टास्क होना चाहिए? पहले तो जो वनडे सीरीज है, असल इम्तिहान टीम होगा क्योंकि वर्ल्ड T20 का आपने कॉम्बिनेशन सेट करना है। बट आप क्या समझते हैं बाबर आजम की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन हालात में जहां भी चेयरमैन आए नहीं हैं, कोच दोनों चले गए हैं? आई थिंक बाबर आजम शुड टेक द लीड नाउ। देखिए, बाबर आजम जिस तरह के खिलाड़ी और बैट्समैन हैं, वो एक तरह की रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के बैटिंग की। बिल्कुल। अब रहा उनकी कप्तानी का सवाल और उनकी टीम का सवाल, तो बहुत सी आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की र्यूमर्स और ख़बरें छप रही हैं। मैं उस पर डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है और खिलाड़ियों की फॉलोइंग है अब भी, हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर एवरेज प्लेयर्स, और बाबर आजम उसमें स्टार है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान की सिलेक्टेड टीम को टू परफॉर्म, और चाहे वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम न्यूजीलैंड हो, चाहे वो भारत की टीम हो, चाहे इंग्लैंड की, कहीं के ऑस्ट्रेलिया की, जनूबी अफ्रीका की, पाकिस्तान इज़ गॉट टू परफॉर्म। इसलिए कि पाकिस्तान एक की क्रिकेट जो है वो ऐसा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान का जिसकी पॉपुलैरिटी हर स्पोर्ट्स से ज़्यादा फॉलोइंग और पाकिस्तान में है। और सबसे अच्छी चीज़ है बाबर आजम के लिए मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस वक्त बहुत कंफ्यूजिंग सूरत हाल है, द ओनली ब्राइटेस्ट स्पॉट एंड इट्स अ बिग एडवांटेज बाय द वे बिफोर वर्ल्ड T20 वी हैव टू प्ले एट होम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर में खेल रहे हैं, अपनी पिचेस को समझते हैं। सकलैन, रज़ाक जैसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स आपको यहाँ हेल्प कर सकते हैं। लड़के ज़्यादातर अपनी पिचेस पे PSL में खेले हुए हैं। आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर। आपने जैसे कहा कि यू शुड विन नाउ, क्योंकि आपको न्यूजीलैंड की इस बी टीम के खिलाफ, और इंग्लैंड ने तो खाली वर्ल्ड T20 का जो स्क्वाड अनाउंस किया, वेरी इम्पैक्ट ऑब्वियसली वर्ल्ड T20 स्क्वाड जिसने पाकिस्तान भी आना है, उस पर बात करेंगे। बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज कमर भाई कि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ के पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी टीमें हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने UAE में, अरब इमारात में क्रिकेट खेली। बिल्कुल ठीक। टेस्ट क्रिकेट सर हमारी वजह से तो आपको मैदान आबाद रहे हैं वहाँ के। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ लीजिए कि उनके लिए होम ग्राउंड है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए होम ग्राउंड होगा और था। तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देखी जाएगी कि वो किस तरह दूसरी टीमों का फेस करते हैं, और दूसरी टीमों की टीम जो अनाउंस होती है वो किस तरह की होती है। अब जो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, तो ये फर्स्ट लेवल की टीम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि कुछ उनके टॉप के खिलाड़ी 5 से 6 खिलाड़ी नहीं हैं, IPL में खेल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट देम। ठीक है। इसलिए कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट काफ़ी ऊपर आ गई है। हाँ, आखिर दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हैं और काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर्स भी बड़े टैलेंटेड हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट। बिल्कुल ठीक आपने कहा, चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाते हों या 2015 के अपने मुल्क में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ कोर्स कर रहे थे तब फाइनल खेला, 2019 में शायद अब तक लोग कहते हैं कि वो फाइनलिस्ट जो है वो डिजर्विंग विनर भी हो सकते थे। लेकिन चलें, बड़ी ठीक बात की। अपने दुश्मन, अपने हरीफ को वैसे भी कभी आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड T20 के जो 4 स्क्वाड कल से लेकर अब तक अनाउंस हुए हैं, कमर भाई की राय लेंगे कि यूएई की विकेटों पर स्पेशली न्यूजीलैंड इंग्लैंड क्या वाकई उतनी इंपैक्ट टीमें होंगी, या बांग्लादेश जिसने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चारों शान निश्चित किया हुआ है, तो शायद एशियन टीमें जो है डोमिनेट करेंगी। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर से जरा बात करते हैं ICC वर्ल्ड T20 के हवाले से। और कमर भाई, अजी सबसे बड़ा एडवांटेज हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, लेकिन लाइफ ने हमें एक लेसन दिया कि गुज़िश्ता साल जब वर्ल्ड T20 नहीं हुआ, सब कुछ बंद था, तो पता चला हर चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं ली जाती। हर चीज़ की एक वैल्यू है कि वो क्रिकेट देखना भी एक प्रिविलेज और एक ब्लेस होता है आपके लिए कभी कभी, जो हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, एक तो सबसे पहले कि वर्ल्ड T20 इज हैपनिंग नाउ इन UAE, और फिर उसमें 4 टीमें अनाउंस हुई। कमर भाई, पाकिस्तान तो अनाउंस हो गया, बहुत बात हो गई मेरे ख्याल में, अब नहीं करें तो अच्छा है। बट इंडिया यस्टरडे अनाउंस, और एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछूंगा, वहाँ भी एक सरप्राइजिंग चीज़ हुआ, दे इंक्लूड धोनी एज अ मेंटोर।
Now Sunil Gavaskar is actually asking a very right question. He said कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है रवि शास्त्री का इस टीम पर along with विराट कोहली and they knows a very well bounded Yeah, sort of yeah. factor. Suddenly came the MS Dhoni in the dressing room. Do you think ये positive होगा negative होगा? आई थिंक इट इज़ नॉट पॉजिटिव रियली, तो मेरी नज़र में तो नेगेटिव है। Maybe good for the player but management थोड़ा uncomfortable हो गया समझते हैं। आप बिल्कुल हो जाएगा वो, इसलिए कि अचानक आप एकदम से उठा के लेके आ जाएं जो शख्स बाहर है, तो लोग अनकम्फर्टेबल तो हो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और खिलाड़ी भी चंद जो कि हो सकता है कि उनके उससे ताल्लुकात सही और ना रहे। अश्विन जो कि सीएसके में, जो कि वो सीएसके के आपको पता है कि बहुत अर्से तक कप्तान रहे और अब उसके अंदर बाकी चीज़ संभाल रहे हैं, वो अश्विन को भी ले आया। अश्विन 4 साल से वर्ल्ड T20 की टीम बनी थी, तो इसका मतलब है कि MS धोनी को कहीं ना कहीं सौरव गंगुली ने कुछ फ्रीडम भी दिया था। और इस पर बड़ी बात हो रही है भारत में, आप समझते हैं कि ये अननेसेसरी सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बहुत सेटल टीम है। शायद MS धोनी कभी बाद में आ सकते थे, उनका नाम तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये प्रूफ लॉट ऑफ, बल्कि जितनी टाइटल जीते शायद ही किसी ने जीता, बट इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है इंडिया में भी। अब देखिए बात दरअसल ये है कि गंगुली न सिर्फ उनके टीममेट रहे हैं, उनके कप्तान भी रहे हैं, तो वेल रिस्पेक्टेड है MS धोनी। धोनी वाज अ ग्रेट प्लेयर, या द कैप्टन स्पेशली, हाँ, और एज ए कैप्टन भी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पर्सनल ज़ाती तौर से जो कमरेडरी होती है, ताल्लुकात होते हैं, फ्रेंडशिप होती है खिलाड़ियों की आपस में, वो कहीं कहीं उभर के आ जाती है। तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में सौरव गंगुली हैं कि वो लोगों को प्लीज़ भी करना चाह रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उंगली उठाएं कि देखिए जी ये आया पावर में तो हमें लिफ्ट नहीं कराई। ये सारी प्रेशर होते हैं और ये रमीज राजा साहब को फेस करने पड़ेंगे। ये प्रेशर हर जगह होते हैं और पूरी दुनिया में इनफैक्ट होते हैं। चलिए, इंडिया के स्क्वाड की अनाउंसमेंट के साथ दूसरा मकसद ये था सर कि पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में 24 जो है अक्टूबर को दुबई में मैच भी होना है। सो वर्ल्ड T20 द फॉर्मेट जहां कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है, बट इंडिया लुक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द पेपर। ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया था, वो टीम भी ऑन पेपर तो भारत से इतनी कंपैरिजनली स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देती थी। तो आप क्या समझते हैं ये जो इतना तो हाई वोल्टेज मैच इतने अरसे बाद इंडिया पाकिस्तान होगा, आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। देखिए जिस तरह आजकल सीरीज़ में इंग्लैंड में भारत की टीम कई इनिंग्स में बहुत ही लो स्कोर पे आउट हुई है, आपको पता है, और कि कम ऐसे लंबे लंबे स्कोर किए हैं। इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल ही बैठी हुई लगती है अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन जब वो यूएई के विकेटों पे आएंगे, जिस तरह भारत में विकेटें हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है, ठीक है, तो खेल बिल्कुल चेंज हो जाता है। द होल सिनेरियो चेंजेस, द स्किल, द स्टाइल, और ये जितनी भी जो है वो माइंडसेट सब चेंज हो जाता है क्रिकेट में। ठीक है, तो जाहिर है कि दे विल हैव टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो चाहे वो भारत की टीम। न्यूट्रल वेन्यू का क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान को फायदा है इसका? भारत में वर्ल्ड T20 हो रहा था पहले, अब वहाँ नहीं हो रहा था। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पाकिस्तान एडवांटेज। पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा एडवांटेज, मैंने आपको अभी इस प्रोग्राम के पहले भी कहा कि वो उनका पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है, और पाकिस्तान knows UAE better than India। और ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं मोस्टली, ठीक है, चाहे वो किसी इलाके के हों, वो कोयटा के हों, लाहौर के हों, हैदराबाद के हों, कि वो काफ़ी लड़के जाके वहाँ प्राइवेट क्लब्स में भी खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक एक्सपीरियंस, हमारे एक टीम के अंडर 19 टीम के बहुत सारे टूर होते हैं, लेकिन लेट्स सी कि अब 24 अक्टूबर को जो है वो क्या इस मैच में होता है। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते रिपोर्ट दिखाते हैं जनाब, हमारे बने तलहा और अरशद कराची में थे, सरसरी यूनिवर्सिटी में उन्हें जो है वो बुलाकर अप्रिशिएट किया गया। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। इसी तरह हमारे हीरोज़ की हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप प्रोग्राम में जाते जाते ये रिपोर्ट देखिए। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कराची की निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब पजीराई का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कौमी एथलीट की हौसला अफजाई की और इन्हें गोल्ड मेडल के साथ 2 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया। अरशद नदीम ने इज्जत देने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने का अज़्म किया। फाइनल में मैंने जो थ्रो की है वो मैंने 80+ की है, तो मुझे भी हौफ था कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फाइट करूँगा, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी कंपटीशन आ रहे हैं, और 2024 में दोबारा ओलंपिक्स आ रही है, इंशाल्लाह भरपूर अच्छे तरीके से मैं ट्रेनिंग करके जाऊंगा और पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मायूस नहीं करूंगा। अरशद नदीम ने भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को दोस्त करार दिया और मनफी खबरों पर भारतीय मीडिया को चुप करवाने पर इनका शुक्रिया अदा किया। हमारी काफ़ी फ्रेंडशिप है, अच्छी दोस्ती है,
और माशाल्लाह नीरज चोपड़ा भाई भी बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा तावन मेरे साथ उनका रहा है। तो जब हम ग्राउंड में होते हैं तो फिर कंपटीशन होता है, जब आगे पीछे होते हैं तो फिर दोस्ती होती है। मैं नीरज चोपड़ा भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मीडिया ने जो अपना बात उछाली है उसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम ने मुतालबा किया कि दीगर खेलों पर भी तवज्जो दी जाए। क्रिकेट की तरह दीगर खेलों पर अगर 20% भी खर्च हो जाए तो नताइज बेहतर आ सकते हैं।